हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश नागर और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, यानी मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण। एरर एनालिसिस यानी त्रुटि विश्लेषण, यानी हमें एरर एनालाइज करने हैं कि किसी चीज़ में क्या एरर आ सकते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसका, जो यूनिट है और मेजरमेंट है, जो दो पार्ट हैं चैप्टर के, ये थोड़े थ्योरेटिकल हैं। आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है एरर एनालिसिस वाला, ये इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो सवाल आते हैं एग्ज़ाम्स में वो इसी पार्ट में से आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या। तो एरर एनालिसिस में दो तरीके आती हैं मेन। एक को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ और एक है यादृच्छिक त्रुटियाँ। हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिस्टमेटिक एरर और इसको बोलते हैं रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर ऐसा होता है जिसकी हमारी सोर्स नॉन होती है। सोर्स नॉन का मतलब है हमको पता होता है कि यहाँ पे इसमें त्रुटि आने वाली है, हमको पता है कि किस वजह से त्रुटि आई है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक स्केल है या फीता है जिससे आपको किसी दीवार की लंबाई नापनी है, किसी लंबी चीज़ को नापना है मान लीजिए, और उसमें वो फटा हुआ है शुरू से, उसकी 3 इंच कटी हुई है उस फीते की। तो जब आप उस दीवार को नापेंगे तो लास्ट में आप उस 3 इंच को उसमें जोड़ देंगे ताकि जो वो गलती फीते की वजह से थी अब वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए उसमें आया 10 फीट 3 इंच, तो आप क्या करेंगे, उसमें 3 इंच जिस वजह से फीता फटा हुआ है, 3 इंच कम हो गए हैं, उसको और जोड़ देंगे तो अब उसकी हो जाएगी 10 फीट 6 इंच। तो मतलब ये इनके सोर्स नॉन होते हैं, हमको पता है कि यहाँ पे त्रुटि होने वाली है इस वजह से, और ये रिमूव किए जा सकते हैं ईजिली। रिमूव में क्या करते हैं, इसमें ज़्यादातर रिमूव करने के लिए जोड़ देते हैं या घटा देते हैं किसी चीज़ को। वो डिपेंड करता है कि आपका मेज़र करने का जो है स्केल क्या है, वो फीता है या वर्नियर कैलिपर्स है, गोज है, वो क्या है। दूसरा जो है रैंडम एरर। जैसे कि रैंडम वर्ड से पता चलता है इसमें कोई सिस्टम नहीं होता। सिस्टम ना होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके सामने 10 बॉल पड़ी हुई हैं जिसपे एक के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 10 की 10 बॉल पे नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब मान लीजिए अगर आप सिस्टम से उठाते हैं उन बॉल्स को, तो आप सिस्टम कुछ ऐसा होगा, पहले पहली बॉल, फिर दूसरी बॉल, फिर तीसरी, या फिर पहले दूसरी, फिर चौथी, फिर छठी, है ना, एक एक बॉल छोड़ के। रैंडम में क्या होगा, आपको इसी बॉल उठा लेंगे, थर्ड उठा ली, 7th उठा ली, 9th उठा ली, पहली उठा ली, मतलब एक रैंडम है, कोई उसका सिस्टम नहीं है। तो ऐसा होता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर के अंदर जो आपका सोर्स है वो अननोन होगा, आपको नहीं पता होगा। अब जैसे एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है, मान लीजिए आप स्केल ले रखा है आपने और उसकी जो वैल्यू आई वो 4.5 सेंटीमीटर आई, आपने उसको 4.6 सेंटीमीटर पढ़ लिया गलती से, तो ये आपकी गलती है, ये आपने गलती की है उसको पढ़ने में, ये रैंडम एरर है। तो ऐसे कुछ भी गलती हो सकती है, इसलिए रैंडम एरर ज़्यादा होती हैं सिस्टमेटिक एरर के मुकाबले। अब इनको भी हटाया जा सकता है, लेकिन इनको हटाने का तरीका क्या है, इनको हटाने का तरीका है कि जो हम नंबर ऑफ़ मेजरमेंट लेते हैं, यानी जो हम माप लेते हैं, उनको हम बढ़ा दें। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स यानी नापना, तो उसको हम ज़्यादा बार नापेंगे, मतलब एक बार नहीं, 2 बार, अगली बार देखेंगे इस बार कितनी है, फिर अगली बार, जब तक हम थोड़ा सेटिस्फाई ना हो जाएं कि हाँ ये सही है। तो अब इनको दूर कैसे करते हैं, इनको हटाते कैसे हैं एरर्स को। अच्छा, हटाने से पहले एक चीज़ और है, यहाँ पे 2 टर्म और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका नाम है, और वो जो 2 टर्म जिनकी बात कर रहा था वो हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी यानी यथार्थता, प्रिसीजन यानी परिशुद्धता। तो इनके बीच का अंतर क्या है, हालांकि नाम से एक जैसे लगते हैं और शायद हो सकता है आपको समझ में नाम से आ भी ना रहे हों कि ये हैं क्या चीज़। तो इनको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कोई रोड है जिसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, कोई कंपनी से मान लीजिए कोई आपने रोड खरीदी है और उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी है। अब आपको बोला कि आप इसको अपने हिसाब से नापिए कि आपके हिसाब से इसकी लेंथ कितनी है। कंपनी ने तो लिख के दे दी 5 सेंटीमीटर, आपने उसको मापना शुरू किया। आपने पहली बार आया 5.1 सेंटीमीटर, दूसरी बार आपने ट्राई करा 5.2 सेंटीमीटर, फिर आपने देखा कि ये 5.4 सेंटीमीटर, ऐसे करके आपकी ये मेज़रमेंट आई। फिर आपके दोस्त को बोला कि आप जो है इसको मेज़र करिए। अब उसने अपनी तरफ से मेज़र करना शुरू करा तो उसकी आई 6.11 सेंटीमीटर या 6.10 सेंटीमीटर, 6.12 सेंटीमीटर। तो उसकी जो मेज़रमेंट्स आई वो ये आई 6 वाली। तो अब अंतर इससे हमें कैसे समझ में आएगा, ये जो पहली मेज़रमेंट है, अच्छा इसको मैं 5.1 की जगह 5.10 लिख सकता हूँ, इसको 5.20 और इसको 5.40।
2 डिजिट बना लिया। अब ये भी सेम 2 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद, और यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद। तो हम इनको जो कंपेयर करेंगे तो ईजी हो जाएगा समझने में। तो ये जो एक्यूरेसी है ये वाली एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ के आसपास है। एक्चुअल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, आपकी है 5.1, 5.2, 5.4, लेकिन ये वाली जो है ये एक्चुअल लेंथ से दूर है, तो ये वाली एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन प्रिसीजन का कैसे पता चले? चलो एक्यूरेसी तो समझ में आ गई कि जो एक्चुअल वाली लेंथ के आसपास हो वो एक्यूरेट है, यानी वो एक्यूरेसी है, और जो दूर है वो तो एक्यूरेट नहीं है, तो क्या वो प्रिसाइज है? प्रिसाइज का इससे पता नहीं चलेगा कि वो दूर है कि पास है उस वाली एक्चुअल लेंथ से, उसका पता चलेगा कि उन लेंथ के बीच में अंतर कितना है। अंतर से मतलब ये है मेरा कि जो 6.10 है, ये 6.11 है, ये 6.12 है, तो इनके बीच का अंतर क्या है? इसके अगर बीच का अंतर निकालूं तो ये है 0.01 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का निकालूं तो ये भी क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। तो बीच में जो अंतर है वो 0.01 का हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये है 0.10 सेंटीमीटर, ये है 0.20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है, 0.10 सेंटीमीटर, 0.20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे कितना है? 0.01। तो कौन सा बड़ा है अंतर? ये वाला, यानी ये जो वैल्यू हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं इन वाली वैल्यूज़ के मुकाबले, यानी ये प्रिसाइज ज़्यादा हैं। ये जो वैल्यू है 6.10, 6.11, ये प्रिसाइज ज़्यादा हैं क्योंकि इनके बीच का अंतर बहुत कम है, और ये वाली एक्यूरेट ज़्यादा है क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ के आसपास है। तो अब सवाल उठता है कि कोई वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो? ये सवाल आ जाता है एग्ज़ाम में। बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए कि ये जो आपने लेंथ ली है ये आपकी आती 5.10 सेंटीमीटर, 5.11 सेंटीमीटर, 5.12 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअल लेंथ के पास भी हैं, और ये इनके बीच का अंतर कितना है? 0.01, यानी बहुत कम है, और ये प्रिसाइज भी हैं, यानी एक दूसरे के आसपास भी हैं ये वैल्यू, और ये एक्चुअल लेंथ के आसपास भी हैं। तो ये वाली एक्यूरेट भी हैं, अगर मैं लिख दूँ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, यानी ये यथार्थ भी हैं और परिशुद्ध भी हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया हो कि इन दो टर्म्स का मतलब क्या है। अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एरर की। एरर में मान लीजिए कि वही फिर से वापस एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने किसी जो है स्टिक को नापा और उसमें आपको कुछ वैल्यू आई, जो वैल्यूज़ आई मान लीजिए 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, चलो एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 5.4 सेंटीमीटर। ये 5 वैल्यू आपने निकाली, और जो एक्यूरेट वैल्यू है मान लीजिए, या एक्चुअल वैल्यू दी हुई है उस चीज़ की, वो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपने उसको मापा, आपकी बार बार ये आई। अब आपको रियल वैल्यू मान ली है। मान लीजिए इसको हम शो करेंगे ए से एक्चुअल वैल्यू को, तो हम इनको मान लेंगे A1, A2, A3, A4 और A5। हमने इन सबको नाम दे दिए। पहली मेजरमेंट जो आई, वैल्यू जो आई, उसको A1, फिर A2, फिर A3, A4 और A5। अब हमको कैसे पता चले कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है? अब एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मीन निकाल लेंगे। मीन यानी माध्य, यानी औसत। औसत भी कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हैं, माध्य। क्या करेंगे? हम इनको जोड़ देंगे, 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4, और इसको भाग किससे देंगे? जितनी ये वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू है ये, A1, A2, A3, A4, A5, 5 से इसको भाग दे देंगे। जोड़ने पे क्या आया? 5 25, ये आएगा ऊपर 26, नीचे क्या है 5, नहीं 26 नहीं आएगा, 4, हाँ 26 ही आएगा। तो ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। तो जो एक्यूरेट वैल्यू हमारे हिसाब से आई, मतलब जितना हम नज़दीक ले सकते थे उसको, वो 5.2 सेंटीमीटर आई। लेकिन एरर तो अभी भी है इसमें, लेकिन अब हमको फिर भी एक वैल्यू मिल गई, क्योंकि अब हम 4-5 बार इसको हमने माप लिया था। अब हमको एक वैल्यू मिल गई जो है 5.2 सेंटीमीटर। और ये जो मीन है इसको हम दिखा देते हैं इसके ऊपर बार लगा के, एक के ऊपर बार लगा दिया, ये शो करता है कि मीन वैल्यू निकाल ली। तो अगर हमें उसकी एक वैल्यू चाहिए, भाई हम उसको बार बार कर रहे हैं, उसमें से हमने 5 वैल्यू निकाल ली हैं, हमको एक ही वैल्यू चाहिए जिसको हम आगे अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर सके, तो हम वो 5.2 यूज़ करेंगे। मान लीजिए हम किसी चीज़ की परिधि निकाल रहे थे, बार बार
हमने 4-5 बार निकाल ली, वो अलग अलग आ रही है, और उसकी परिधि से हमें उसके क्षेत्रफल या अलग चीज़ें निकालनी है, तो हम इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, किसको, 5.2 सेंटीमीटर को। तो ये तो हो गई एक तरह से मीन वैल्यू। इसके बाद जो आपकी किताब में टॉपिक दिया हुआ है वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। मैं लिख देता हूँ। तो एब्सोल्यूट एरर हर एक में कितनी कितनी है, उसमें का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार माइनस ए। यहाँ पे मान लीजिए A1 में निकालनी है हमें, तो ए बार माइनस A1, तो कितना होगा, ये आया था 5.2 माइनस A1 कितना है 5.1, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम निकालते जाएंगे आगे इन सब की, A1 A2 सब की। तो ये यहाँ पे मैंने सारी सारी लिख दी हैं, ये वाली सारी घटाने के बाद जो है ये जो वैल्यूज़ हैं ये आई हैं हमारी। A1 के लिए ये है, A2 के लिए ये है, A3 वाली ये है, A4 और A5। इन सबको मैंने ऊपर भी लिख दिया है। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं वो ये रही, 0.1 सेंटीमीटर, 0 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आई हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको मैं यहाँ से चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार और। अच्छा, मैंने इसको मिटा दिया ताकि यहीं पे समझने में आपको आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो 0.1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर जो एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा ए से। ये डेल्टा A1 है, ये डेल्टा A2 है, ये डेल्टा A3 है, ये डेल्टा A4 है, ये डेल्टा A5 है। ये जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब यहाँ पे है चेंज। ये जो ये वाला सिंबल बना हुआ है इसका मतलब है चेंज, यानी कितना अंतर है। तो जैसे 5.1 का मीन वैल्यू 5.2 से कितना अंतर था, 0.1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है चेंज। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब जो अगला टॉपिक था वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर हिंदी में लिखते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत, तो इसको किस चीज़ से दिखाते हैं हम, इसको दिखाते हैं डेल्टा ए, उसके ऊपर लगा देंगे बार। अच्छा, इसमें करते क्या है, इसमें होता ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ऊपर, ये इन सभी को पॉजिटिव लेके, माइनस चिन्ह नहीं लेंगे इनका, इनको पॉजिटिव लेके जोड़ देते हैं और उसका मीन निकाल देते हैं। मीन जैसा हमने अभी निकाला था, बस मीन में क्या करते हैं, उनको जोड़ना है और नीचे जितनी संख्या है उतनी से भाग दे देना है। तो ये वैल्यू कितनी है, 5 है, तो नीचे तो 5 से भाग देंगे, ऊपर वैल्यू क्या है, 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 और प्लस 0.2। मैंने अभी बताया इनको माइनस में ना लेके इनको प्लस में ही लेंगे जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। क्यों करते हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि घटाते क्यों नहीं है, सिर्फ जोड़ते हैं। तो ये कितना आया, 1 और 1, तो ये आया 0.6/5। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं तो ये आएगा 0.12 इतने सेंटीमीटर। तो ये क्या आई, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि आपकी इतनी आ गई। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डेल्टा ए बार से दिखाएंगे, और जो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर हैं, खाली एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि तो डेल्टा ए बार है, और जो निरपेक्ष त्रुटि हैं सबकी वो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, A4, डेल्टा A5, इस तरह से हम इनको शो करेंगे। तो इनके सिंबल में आपको अंतर समझ में आ गया क्या है। अब ये आपके पास आ गई 0.12 सेंटीमीटर, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि आपके पास आ चुकी है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात कर लें, ये जो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर है जो बुक में भी दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उन्होंने दिया हुआ है डेल्टा ए बार इज इक्वल टू मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन N इज इक्वल टू 1/n सिग्मा I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू N और डेल्टा AI यहाँ पे ऐसे। अब ये इतना ख़तरनाक लग रहा होगा देखने में कि ये पता नहीं याद कैसे होगा, और ये क्या लिख दिया है यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक तो ये मोड की बात समझ लीजिए आप, ये जो मोड लगा हुआ है
मोड शायद ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, ये जो दो डंड बोलते हैं इनको मोड बोलते हैं। इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी उसका मान रहता उतना ही है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव। मान लीजिए 5 लिखा है तो 5 आएगा, -5 लिखा है तो भी 5 आएगा, 2 लिखा है तो भी 2 है, -2 लिखा है तो भी 2 है। यानी हमेशा वैल्यू इसके अंदर से जब बाहर निकल के आती है तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक, अब यहाँ पे मोड क्यों लगाया? क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया था कि ये वैल्यू जो हमें लेनी है ऊपर, ये वाली जितनी भी हैं 0.1 और 0.2 और 0.01, ये सब जो माइनस में थी वो भी हमको प्लस में लेनी है। तो इसलिए हम मोड लगा देंगे यहाँ पे हर एक के पीछे, यानी जो जो वैल्यू माइनस है वो भी प्लस में ली जाए। तो हम फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए बार से। जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेल्टा A1, दूसरी वैल्यू डेल्टा A2। डेल्टा A1 A2 कहाँ से? ये अभी आपको ऊपर दिया हुआ था, ये रहे ना, डेल्टा A1 इतना है, A2 ये है, A3, A4, A5। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि। अब हम बात कर रहे हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि की। तो अभी क्या करेंगे कि डेल्टा ए बार हो गया, फिर डेल्टा A1 मोड के अंदर, डेल्टा A2 मोड के अंदर, ऐसे हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल में 5 ली थी वैल्यू कि हम 5 मेजरमेंट कर रहे हैं, हो सकता है किसी में ज़्यादा करनी पड़े, तो हमने n लिख दी कि जितनी बार भी मेजरमेंट हो 1 से लेके। और नीचे n क्यों है? क्योंकि जितनी बार मेजरमेंट होता है उतने से ही हमें औसत में भाग देना होता है। हमने 5 मेजरमेंट थी तो हमने 5 से भाग दिया, ऊपर टोटल 5 वैल्यू थी तो हमने 5 से दिया। यहाँ पे n वैल्यू होंगी लास्ट तक तो हम n से भाग देंगे। अब इसको और भी छोटा लिखने का तरीका ये है। अब आपको पता होगा ये जो नीचे n दिया हुआ है हम इसको लेफ़्ट में ले जाते हैं, यानी कि एक तरह से यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं इसको 1/n और इसको ऐसे भी लिख दूँ, खासकर मैथ वाले बच्चे तो इजीली समझ जाएंगे, डेल्टा AN, और ये मोड है और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ तो कोई परेशानी नहीं है, ये वाला n जो है ये उठ के बाहर लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले को ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ये जो बात आती है सिग्मा की, सिग्मा में लिखा है i = 1 और i = n और डेल्टा AI। तो यहाँ पे क्या मतलब है? सिग्मा का मतलब है यहाँ पे जोड़ से, यहाँ पे 1/n लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी है। तो अब हम इसको अगर हम खोलते हैं, मान लो हमें इतना ही दिया हुआ है सिर्फ, तो इससे फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? 1/n लिखेंगे। सिग्मा i की वैल्यू 1 से शुरू होती है और n तक जाती है, यानी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ना है। डेल्टा AI है यानी a में पहले 1 रखेंगे, फिर डेल्टा a में 2 रखेंगे और इसके बाहर मोड लगा हुआ ही है, मोड हो गया। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं सारे को, प्लस डॉट 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 i की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? डेल्टा AN और ये बंद। तो ये वापस से हमारे पास क्या आ गया? ये वाला फॉर्मूला या ये वाला, जो भी आप कहना चाहें। तो बात तो ये कि यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, ये इक्वल टू है, यानी ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है। इसका ये दूसरा रूप है लिखने का, ये वाला जो है ये दूसरा रूप है, एक रूप ये है। तो इससे हमको वापस ये वाली मिल सकती है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, इतना आपको जो लग रहा होगा कि इतना अजीब सा है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। मैथ के बच्चे तो इजीली समझ जाएंगे, जिनके पास मैथ नहीं था वो भी इजीली समझ गए होंगे अब इसको बताने के बाद। तो इसको लिखने का तरीका हुआ, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब सीधा सा ये है कि इसको हम दिखाएंगे कैसे। रिप्रेजेंटेशन कि इसको हम दिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे कुछ इस तरह से कि अब वो हमसे पूछेंगे कि आपको जो छड़ी नापने के लिए दी थी, अब आप बताइए कि आपकी लेंथ कितनी आई है। इतनी देर से आप उसको मापने लग रहे हैं, 5-5 मेजरमेंट हमने ले लिए हैं, तो अब कितनी उसकी आपके हिसाब से वैल्यू आई है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सर ये हमारा जो एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, ए बार जो थी वो थी 5.2। आप वीडियो पीछे करके देख लेंगे, 5.2। और एरर कितना है? पॉइंट औसत एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर की जो ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे पड़ती है 0.12। ये इतना प्लस या इतना माइनस हो सकता है, प्लस या माइनस इतनी हो सकती है। तो हमारे हिसाब से 5.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, इतना अंतर आ सकता है। हमारी वैल्यू लास्ट में निकल के ये आएगी। इसको इस तरह से दर्शाते हैं कि हमारी वैल्यू है 5.2, जिसमें
0.12 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसे पूछते हैं ना कि आपके नंबर इस बार कितने आ सकते हैं किसी क्लास में, तो आप बोलते हो कि सर 70 नंबर आएंगे मेरे शायद, तो ये मान लीजिए कि मेरे 70 मार्क्स आएंगे, और वो पूछेंगे कि क्या कंफर्म है कि इतने आएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर 2-4 नंबर है ना, 2 या 4 नंबर ऊपर नीचे, तो आप मैक्सिमम 4 नंबर तक का ले रहे हैं, तो ±4 यानी इतने तक के जो नंबर हैं आपके वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इतनी त्रुटि आपके जो आइडिया है उसमें हो सकती है। तो ऐसे ही हमने जो ये नापा है अपने किसी भी स्केल से, उसमें इतनी एरर हमारी आ सकती है 0.12 सेंटीमीटर की, इतना ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर ज़रूरी है, इसलिए निकालना होता है। इस पर किस तरह से सवाल आते हैं वो हम आगे देखेंगे। 2 या 3 जो है की पॉइंट और हैं उनको और बता देता हूँ मैं, जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो अभी आपने मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि औसत निरपेक्ष त्रुटि देखी, निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर देखा। उसके बाद आती है सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्न आप समझते होंगे जिनको बटे में लिखते हैं ऊपर नीचे, यानी जैसे 1/2, 3/4 इस तरह से लिखते हैं ना, इनको भिन्न बोलते हैं। ऐसी भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी हो तो उसको कैसे निकालते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि को निकालने का है एक सेकंड, इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा A/A, यानी जो वैल्यू है आपकी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और आपकी वैल्यू 5.1 सेंटीमीटर आई थी, तो ये क्या है? A। डेल्टा A क्या होगा? 5.1 में से 0.1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.1/5 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लेंगे, सेंटीमीटर तो खैर यहाँ पे लिख देते हैं आगे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका मेन फार्मूला क्या हुआ? ये डेल्टा A/A। अब इसके बाद आती है, इसका निकालने का फॉर्मूला हो गया, जैसे अभी मीन एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट के लिखा है आपको, ऐसे ही भिन्नात्मक त्रुटि ये हो गई। उसके बाद आती है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज एरर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश के वर्ड इस तरह के ये मालूम होने चाहिए, ताकि उनको आगे चल के कभी जब वो आगे किसी चीज़ की तैयारी करें उसको उसमें परेशानी ना आए। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करेंगे? कुछ नहीं है, जो भिन्न वाला जो पोर्शन है इसमें गुणा क्या कर देंगे? 100, तो ये हो जाएगा डेल्टा A/A इंटू 100, ये हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, हमने जो निकाली वो है 5.1 सेंटीमीटर, डेल्टा A आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, घटा देंगे और ये क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 0.1/5 इंटू 100, यानी इसको इससे 20 बार काट दिया, यानी कि 2%। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई? 2%। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स वो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे निकालने के लिए, वो हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और है जो एक टॉपिक है एक तरह का छोटा सा ही, अल्पतमांक। मैं एक मिनट लिख के दिखा देता हूँ इसको। ये लिखा मैंने अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट। ये आपको वर्ड शायद सुनने में अजीब सा लग रहा हो, समझ में भी ना आ रहा हो कि कहना क्या चाह रहे हैं। मैं इसको आपको बता देता हूँ अल्पतमांक होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, जैसे कि ये वाला, ये स्केल अभी आप सभी ने देखे होंगे। इसके अंदर क्या होता है? ये सेंटीमीटर्स में होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये सेंटीमीटर्स होता है। ये इंचज़ हैं, ये 9, 10, 11, 12, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, ये 60 सेंटीमीटर का है, ये 100 सेंटीमीटर का है। तो ये सेंटीमीटर्स में नापते हैं। अब ये जो सेंटीमीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए इस वाले में देख लेते हैं, ये 16 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं, बहुत छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी इसके अंदर, ये छोटी छोटी लाइंस हैं, ये मिलीमीटर को दर्शाती हैं। जैसे कि ये 5 है, ये 6 सेंटीमीटर, इसके लिए एक बड़ा डंडा लगा हुआ है, इसके बीच में छोटे छोटे, फिर एक बीच में ऐसे छोटे छोटे। तो ये कुल मिला के ये 5 से 6 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 10 डंडे होते हैं जो मिलीमीटर को शो करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर को क्या लिख सकते? 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि यदि मैं या तो 1 सेंटीमीटर लिख दूं या लिख दूं 1 सेंटीमीटर नहीं, 0.1 सेंटीमीटर, या तो मैं 0.1 सेंटीमीटर लिखूं या 1 मिलीमीटर लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। तो इसमें 0.1 सेंटीमीटर का इसका लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, यानी कि इतनी त्रुटि इसमें हो सकती है, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई इसको नापने की यही है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब यदि हम अगले में आते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, ये क्या है?
वो तो आपका नॉर्मल स्केल था, ये है वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स अगर किसी ने ना देखा हो तो इस तरह का होता है, ये नॉर्मल स्केल होता है ये वाला, और ये वर्नियर स्केल होता है ये वाला। इसको आपको जब कभी प्रैक्टिकल में आपको स्कूल में दिखाएंगे कि इससे कैसे नापते हैं। तो इसके अंदर जैसे उसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर का था, इसके अंदर जो अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट है ये थोड़ा और डिटेल में नापता है, तो ये 0.01 सेंटीमीटर का होता है, यानी इसकी एक्यूरेसी हाई है। ये और भी छोटे हिस्से में करके उसको मापने की क्षमता रखता है, यानी स्केल से कहीं ज़्यादा ये प्रिसाइज है, यानी परिशुद्ध है, इसकी शुद्धता ज़्यादा है। तो इसके अंदर अल्पतमांक होगा 0.01 सेंटीमीटर का। इसके अलावा यदि हम आगे आते हैं तो ये है आपका स्क्रू गेज, जिसको बोलते हैं गोलाई मापी, स्क्रू गेज, गौज या गोलाई मापी। इसके अंदर जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर का, यानी इसके अंदर और भी ज़्यादा शुद्धता है किसी चीज़ को नापने की, यानी इसके अंदर एरर और भी कम होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये आपका नॉर्मल स्केल है, इसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर का है। वर्नियर कैलिपर से इसके अंदर 0.01 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर 0.001 सेंटीमीटर का है क्या, अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट, यानी ये इतनी डिटेल्स में उसको नापता है कि ये 0.001 सेंटीमीटर तक भी उसको नाप सकता है, यानी इतना एरर ही होने की संभावना होती है इसके अंदर। अब इसको एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझें कि मान लीजिए कि आपके पास एक छड़ी मान लेते हैं जिसकी जो है लंबाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है, यानी एक्चुअल लेंथ इतनी है। अब आपको बोल दिया कि ये एक पैमाने से नपी है जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, यानी परसेंटेज एरर यदि हम निकाल लें तो कितना है अल्पतमांक, यानी कितनी त्रुटि हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर। प्रतिशत का ये तो होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। डेल्टा ए तो इन्होंने दे दिया पहले कितने का एरर हो सकता है, और है कितना 2.5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, यानी कि 4%। ये तो आप काट ही सकते हैं इजीली। अब मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि इसके अंदर जो है, इस बार ये वर्नियर कैलिपर्स से नापा गया है। वर्नियर कैलिपर्स में आपको पता है अल्पतमांक है 0.01। ये तब है जब उन्होंने बता दिया कि इनसे नापे हुए हैं और ये एरर इनमें हो सकता है इनसे ज़्यादा हो, वो अलग तरह के एग्जाम्पल होंगे या न्यूमेरिकल होंगे, उनको वैसे सोल्व करेंगे। तो अल्पतमांक मैं समझा रहा हूँ कि इससे क्या फ़ायदा होता है। ये वर्नियर कैलिपर्स के लिए है 2.5, लेकिन ये 2.5 तक ही नहीं चलेगा मान लीजिए, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में एक डिजिट थी बाद में, तो यहाँ पे भी एक डिजिट थी, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मान लीजिए वो है 2.52। तो इसको क्या करेंगे, गुणा 100, ये हो गया, तो ये भी लगभग के लिए ये साइन लगा देते हैं, यानी कि लगभग ये 0.4% आएगा। ऐसे ही स्क्रू गेज होगा तो वहाँ पे 0.001 होगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो अल्पतमांक है ये इस तरह से काम आता है, जहाँ पे पहले से ही हमको बता दिया होता है कि इस चीज़ से नापा गया है, इसके अंदर इतनी त्रुटि होने की संभावना है, तो आप बता दीजिए कि प्रतिशत त्रुटि या और कोई सी भी त्रुटि जो उसको पूछनी हो वो पूछ सकता है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि इसमें और किस टाइप के हो सकते हैं और फिर आएंगे इसके सीधे न्यूमेरिकल्स पे। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आपको ये थोड़ा सा एक बार में समझ में आ गया तो ये आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक से। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके थोड़े से टाइप और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल, जिससे आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाए कि इसमें है क्या रियल में। तो ये था 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट उसका पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट। थैंक यू।